ब्रेक के बाद आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और इन सबके बीच हमारे साथ एक और ख़ास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। रूंगटा सिक्योरिटीज़ के सीईओ हर्षवर्धन रूंगटा साहब हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और चलिए पहले कॉलर को जोड़ते हैं। अंबुज चक्रवर्ती हैं खारगर, नवी मुंबई से। और बताएं क्या है आपका सवाल अंबुज, और सवाल आपका किसके लिए है? एक्चुअली मेरा सवाल है कि मैं अगर 10 ईयर मेरा टारगेट है 1 करोड़ एक्यूमुलेट करना थ्रू म्यूचुअल फंड थ्रू SIP। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये अचीव करने के लिए इन द नेक्स्ट 10 ईयर, तो ये 10 साल में मुझे पर मंथ कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कौन सा फंड में मैं इन्वेस्ट करूँ? ठीक है। चलिए हर्षवर्धन सर, आप पे ही आते हैं, आपसे ही सवाल है इनका। क्या होगी इनको एडवाइस, इनकी पोर्टफोलियो और बाकी सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं? वेल देखिए प्रशांत, अंबुज जी का बहुत अच्छा सवाल है और एक सिंपल सी बात है कि ये कह रहे हैं कि मुझे 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए और ये SIP के जरिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो दो चीजें हैं, एक उन्होंने बताया है कि ये 20,000 रुपए हर महीने का खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरा पूछ रहे हैं क्या है काफी होगा कि नहीं। सो अंबुज देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर हम ये 10 साल का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इक्विटी आपके लिए सबसे बेस्ट एसेट क्लास होगा, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट किए जाएं और एट द सेम टाइम इक्विटी का आपको लॉन्ग टर्म का फायदा मिलेगा। अगर आप 20,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करते हैं और हम अगर 10 साल का अनुमान लगाते हैं कि 12 से 15% आसपास अगर रिटर्न जनरेट होता है अगर आपके इस इन्वेस्टमेंट से, तो आपको करीबन 45 से 50 लाख तक का एस्टिमेट कर सकते हैं कि आप इतना कॉर्पस अक्यूमुलेट कर पाएंगे। अगर आप 1 करोड़ का लक्ष्य चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये समझ चुके होंगे कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल करना होगा। लेकिन अगर आप अभी 20,000 से शुरू करें और जैसे जैसे आप कर सकें आप अपनी SIP आगे जाते हुए बढ़ाइएगा, और इस 20,000 को किस तरह से इन्वेस्ट करें उसका एक पोर्टफोलियो आपको बना के दे सकता हूं मैं। एक है और ये 4 स्कीम बता रहा हूँ, जो चारों स्कीम में आप 5,000 रुपये महीने के हिसाब से करिएगा, तो चारों स्कीम में 20,000 हो जाएगा। अगर आप इसे 40,000 करते हैं तो इन्हीं 4 स्कीम्स में डबल कर दीजिएगा और कोई दूसरी स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला है ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप बेस्ड इंडेक्स फंड है। दूसरा ICICI अप्रूव मल्टी कैप फंड, इसमें आपको लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप तीनों में एलोकेशन मिलेगा, प्लस 25% जो इसका एलोकेशन होता है वो आप फंड मैनेजर अपने हिसाब से कर सकते हैं। तीसरा कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। एंड द लास्ट वन मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, ये बेसिकली इंटरनेशनल फंड है। तो इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में हो रहा है एसेंशियली, और एक इंटरनेशनल भी आपके पोर्टफोलियो में जोड़ा गया है। ये पोर्टफोलियो का आप हर 2 साल में एक बार रिव्यू करिएगा, कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो 2 साल बाद आप इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सर, इसमें एक और क्वेरी हम जोड़ते हैं, एक और सवाल जोड़ते हैं हर्षवर्धन सर, कि जो इनकी SIP है उसमें जो है स्टेप अप के साथ भी क्या ये लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, या इसका जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ाना चाहिए? तो देखिए प्रशांत, अगर हम बात करें इनका लक्ष्य 1 करोड़ का है, हम 12 to 15% जो टारगेट ले रहे हैं, जो अजम्पशन ले रहे हैं रादर, तो ये 10 साल बाद ये 45 से 50 लाख के आसपास आता है। अगर इन्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए तो डेफिनेटली इन्हें अमाउंट को डबल करना है। तो एक है कि 40,000 रुपए आज से इन्वेस्ट करना शुरू करें, और जो हम अनुमान लगा रहे हैं 12 से 15%, वो दोनों होना चाहिए। तो दोनों चीज साथ में होगी कि अमाउंट डबल कर रहे हैं और जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो अगर फुलफिल होता है तब जाके इनका कॉर्पस पूरा होता है। कोई भी निवेशक के पास में ऐसी सुविधा नहीं होती कि वो पूरा अमाउंट जितना उनकी इच्छा होती है वो पूरा कर सके, क्योंकि हमारे पास कैश फ्लो की लिमिटेशंस होती हैं। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप शुरू करें जितना आप आज की तारीख में कर सकते हैं। दूसरा जो आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि आप एक स्टेप अप SIP कर सकते हैं, कि आप फंड हाउस को पहले ही बता दें कि हर साल आपकी SIP एक 10% या कोई एक फिक्स्ड अमाउंट से आप उसे हर साल बढ़ाएं, तो उतना तो आप कर ही सकते हैं। और लेकिन बाय इटसेल्फ इनका पर्टिकुलरली अगर देखें तो सिर्फ स्टेपअप से भी इनका पूरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। लेकिन इन्वेस्टर क्या चाहता है कि अगर पूरा लक्ष्य नहीं हो, कम से कम उसके जितना पास आ सकूं उतना पास आ जाए, बाकी का उस समय हम देखेंगे। तो आई थिंक ये एटीट्यूड से आप शुरू करें तो काफी है। सिर्फ ये निराश होकर कि मेरा पूरा नहीं होगा इसके लिए मैं शुरू ही नहीं करूं, दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड। तो आपने जो सही कहा कि ये स्टेप अप कर सकते हैं, नहीं तो जब जैसे इनके पास इनकम बढ़ेगी, इन्हें पता है कि SIP इन्हें बढ़ानी है, तो दोनों तरीका ये इन्हें अपना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो
अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं और इन सब के बीच आपको बता दें कि सतीश कुमार हमारे साथ हैं। सतीश, पूछे अपना सवाल। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, उम्र है 67 ठीक है। और मेरी बिजनेस इनकम है 50,000 पर मंथ। मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है, बच्चों की शादी हो चुकी है और मेरे पास 40 लाख मेरे अकाउंट में, 30 लाख वाइफ के अकाउंट में एफडी है। ठीक है। और मैंने 20 लाख सीनियर सिटीजन अकाउंट में, 15 लाख वाइफ के सीनियर सिटीजन अकाउंट में इनकम के लिए रखा हुआ है। और कुछ म्यूचुअल फंड में भी है जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा रहा है, मेरे नाम और मेरी वाइफ के नाम। ठीक है। तो मेरे को इनकम जनरेट करने के लिए जो एफडी को कंटिन्यू करूँ या कहाँ इन्वेस्ट करूँ? ठीक है, आपके बाकी डिटेल्स तो हैं हमारे पास सतीश जी। कौस्तुभ सर, बताएं क्या होगी इनको सलाह? जी, सो पहले तो नमस्कार सतीश जी, और थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने काफी अच्छे से डिटेल्स में बताएं तो हम आपको ठीक से समझ के बता सकते हैं। तो बस एक सवाल था, आपने जो बोला था आपका कुछ इनकम है, पेंशन इनकम है 60,000 रुपीज का एवरी मंथ। मेरी बिजनेस इनकम है 50,000 रुपीज, 50 to 60,000। ओके, अच्छा, डिविडेंड इनकम। ओके, हाँ जी। जी, तो जैसे आपने अभी बताया कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट में कुछ 70 लाख पड़े आपके और आपके वाइफ के अकाउंट में, और सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम्स में 15-15 लाख है। तो पहले तो अगर आपको ये आपके जो 40,000 के मंथली एक्सपेंसेस जो आपको मीट करने हैं, अगर आपके डिविडेंड से काफी ऑलरेडी, जैसे अगर आप मिनिमम आपको डिविडेंड आपको 30,000 का मिल रहा है, तो फिर हम सीनियर सिटीजन्स का जो सेविंग स्कीम्स का है, जो काफी बढ़िया ब्याज मिलता है, करंटली अभी 8.2% का है, और उसका लिमिट एक्चुअली इस हाल ही के बजट में 15 लाख से 30 लाख हो गया है। तो आप और आपकी वाइफ आपके 15 लाख के और एडिशनल आपका अकाउंट में डाल सकते हैं, और वो जो ब्याज है 8.2% का आप कमा सकते हैं। तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है इससे टेक केयर हो जाएगा। तो ये जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स, तो अगर आपके डिविडेंड और सीनियर सिटीजन्स के 50 + 30 लाख से आपका ये पूरा मंथली एक्सपेंस टेक केयर हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि आज के हिसाब से 40,000 है, बोलते हैं रहता है, और वो भी हमें अकाउंट करना पड़ेगा आपके प्लानिंग में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो बफर रखना पड़ेगा आपके जो फिक्स्ड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में हो गया। तो वो पहली चीज है। दूसरी बात, जो आपने निवेश किया है म्यूचुअल फंड्स में, और हम जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन देखें, और जो फंड्स हैं आपने जो हमें बताए हैं, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस थे और कुछ सुझाव थे जो मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो जो फंड्स हैं आपके इसमें, HDFC फ्लेक्सी कैप, ICICI वैल्यू डिस्कवरी, ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, और ICICI लार्ज एंड मिड कैप, तो फंड्स ठीक ठाक हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस है कुछ फंड्स में, जैसे ICICI लार्ज एंड मिड कैप में अभी हाल ही में कुछ फंड मैनेजर चेंजेस हुए हैं, तो वो फंड थोड़ा सा चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। ये पहली चीज है जो याद रखना है। दूसरी बात, जब हम देखें और हम डिवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स को बताते हैं, जैसे हम लार्ज, मिड और स्मॉल की डिवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, वैसे ही होता है स्टाइल ऑफ फंड मैनेजर या स्टाइल ऑफ स्टॉक्स जो वो फंड में खरीदे जाते हैं। और कुछ होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स, जैसे जो कंपनियों के जो अर्निंग्स काफी जोरों से बढ़ रही है, पर वो काफी महंगी कंपनियां होती हैं। फिर होते हैं वैल्यू स्टॉक्स, जो अच्छी होती हैं कंपनियां, बट थोड़ा लो ग्रोथ में चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, इसलिए उनका वैल्यूएशन कम चल रहा है। और जैसे हम आपके जो फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, काफी वैल्यू स्टाइल टिल्ट के फंड्स हैं चारों ही, क्योंकि ICICI एज अ फंड हाउस, नरेंद्र जी बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टर है, खुद वैल्यू डिस्कवरी फंड मैनेज करते हैं और उनकी टीम बाकी के फंड्स मैनेज करते हैं, पर उनका जो इनहेरेंट स्टाइल है वो वैल्यू बेंट है। और HDFC फ्लेक्सी कैप जो रोशी जी ने अभी हाल ही में लिया हुआ है प्रशांत जैन जी से, उनका भी काफी वैल्यू स्टाइल बेंट है। तो क्या होता है कि जो डिवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, थोड़ा वो
बेंट हो गया आपका पोर्टफोलियो वैल्यू स्टाइल में। नाउ जैसे हम मार्केट साइकिल की बात करें तो 2021 से वैल्यू काफी बढ़िया किया है, पर उसके पहले ग्रोथ चल रहा था 2018, 19, 20 में। तो डिवर्सिफिकेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ये वैल्यू स्टाइल का बेंड कम करना चाहिए, और आपको कुछ ग्रोथ या गाप स्टाइल, जो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस स्टाइल फंड्स हैं, वो ऐड करने हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर कोटक फ्लेक्सी कैप या कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में निवेश करें, यूटीआई फ्लेक्सी कैप जो अभी इतना अच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग है, बट काफी बढ़िया मैनेजर, इन फंड्स को अगर आप आपके पोर्टफोलियो में आप निवेश कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सीएम आईसीआईसीआई लार्ज मिड कैप में आप निवेश कम कर सकते हैं, तो वो अच्छा डिवर्सिफाई हो जाएगा आपको पोर्टफोलियो। तो ये कुछ स्ट्रीमलाइन करना है आपको पोर्टफोलियो में, फिर आपका निवेश काफी अच्छा रह जाएगा। बिल्कुल, तो ये अहम सलाह आपको मिलती हुई सतीश जी बढ़ते हैं आगे अगले कॉलर की ओर, और इनका नाम है सौरभ, बिहार से हैं। सौरभ नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्ते सर। जैसे कि मैं 3 लोग घर में हूँ, मैं, मेरी वाइफ और मेरी मदर। मेरी एज है 30, वाइफ की 26 और मदर की 55। तो सर मैंने वैसे सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस ले लिया है 1 करोड़ का, और मेडिक्लेम भी लिया हुआ है, ठीक है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है सर, आने वाले 20 सालों के बाद 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, फिर अगले 5 साल मतलब 25 सालों के बाद टोटल 1 करोड़ और की रिक्वायरमेंट है। टोटल रिक्वायरमेंट हो गई 1.5 करोड़ की। मेरा करंट इन्वेस्टमेंट जो है सर, वो लगभग 2,000 रुपया क्वांट म्यूचुअल फंड में, 2,500 रुपया पारस्परिक में, और 10,000 रुपया मैं शेयर्स में SIP कर रहा हूँ, ठीक है। करंट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर्स में 1 लाख रुपया का, तो और कितना SIP करना होगा? ठीक और है, शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000 का SIP, वो ठीक है नहीं? क्योंकि शेयर्स में सर मेरे को रिटर्न जो मिल रहा है ऑन एन एवरेज 20 to 25% मिल रहा है परचेज सेल पे। तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट SIP करना ठीक रहेगा या SIP के थ्रू ही करूँ? और सर SIP जो खरीद रहे हैं अपने, वो जीरोधा या फिर 5 पैसा के ऐप से खरीद रहे हैं, तो ये सही है ना प्लेटफॉर्म? इन केस अगर ये प्लेटफॉर्म बंद होती है तो SIP का पैसा तो सेफ रहेगा। ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन जी, बहुत स्पष्ट इनके सवाल थे, और मेरे ख्याल से इनको अपनी इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ों के बारे में मालूमात भी अवेयर निवेशक नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। बताएं क्या होगी इनको सलाह। एकदम सही कहा प्रशांत आपने। सौरभ ने जो डिटेल्स भेजी हैं बहुत स्पेसिफिक टू द पॉइंट है, एंड द राइट जो फैक्टर्स बोलते हैं ना, कम से कम वो सारे फैक्टर्स सही हैं। तो सौरभ देखिए, 2 चीजें, एक है जो आपका लक्ष्य है, जो 20, 25 और 30 साल में आपको लक्ष्य पूरा करना है। अगर हम 14% का अनुमान लगाते हैं पूरे इन्वेस्टमेंट में, तो आपका 4,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की SIP हो रही है और 10,000 की डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे हैं। अगर ये टोटल 14,500 को हम एक्सपोलेट करें और ये अनुमान लगाएं कि करीबन 14% के हिसाब से कंपाउंड करते हैं, तो आपके जो तीनों लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो वो लक्ष्य अक्यूमुलेशन का, जो टारगेट अक्यूमुलेशन का जो आपका कंसर्न है, वो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है विद 14,500। सिर्फ एक जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, वो इस चीज को लेकर है कि जब हम अनुमान लगाते हैं, तो ये मैंने जो आपको 12 से 15% या 14%, ये सब जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगे जाते हुए ये पोर्टफोलियो पर रिटर्न आएगा, वो किस हिसाब से लगाते हैं हम? कि ये कि एक पोर्टफोलियो जो अगर म्यूचुअल फंड में आप बनाते हैं, तो वो करीबन 20 से 40 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपका अमाउंट जो है पूरा डिवाइडेड है। कोई कंपनी अच्छी करेगी, कोई खराब करेगी, फंड मैनेजर एक्टिव कॉल लेते हैं उसके अंदर, और स्कीम्स और जो स्टॉक्स हैं वो बदलते रहते हैं, वो उनको जैसे उनका कॉल होता है उस हिसाब से बदलते हैं। नाउ कंपेयर दिस विद जो आप डायरेक्ट इक्विटी में SIP कर रहे हैं। नाउ डायरेक्ट इक्विटी में SIP ऐसा होता है कि ये बहुत लार्जली डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनियों में कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में मान लीजिए आपने ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो बंद हो गई, तो 20 साल तक आप रुके भी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म में इक्विटी अच्छा रिटर्न देता है। अगर कोई कंपनी काम नहीं कर रही है, बंद हो गई, तो वो आप कितने भी लंबे अरसे तक आप होल्ड करके रखेंगे, आपको काम नहीं आना है। तो बास्केट ऑफ स्टॉक्स का और एक्टिवली मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर, या आप खुद मैनेज करके करते हैं, उस पे हम अज्यूम करते हैं कि ऑन एन एवरेज आपको 12 से 15% ओवर 20, 25, 30 इयर्स मिल सकता है। तो जो मैंने अनुमान लगाया है, ये डायरेक्ट इक्विटी को भी लेके किया है, बट डायरेक्ट इक्विटी का कोई ऐसा नहीं होता कि आप लॉन्ग टर्म में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। इट लार्जली डिपेंड्स ऑन कौन सी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया। तो सिर्फ इस एक कैवियट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि 14,500 से आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा।
जहां तक बात है स्कीम्स की, जो स्कीम्स आपने ले रखी हैं, क्वांट टैक्स सेवर और पराग पारित फ्लेक्सी का, कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों स्कीम से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका दूसरा पहलू जो सवाल का था वो ये था कि जो आप एसआईपी कर रहे हैं वो कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं, तो अगर इन प्लेटफॉर्म्स को कुछ होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? तो पहली बात इस चीज के बारे में कि आपके पैसे जो हैं भले ही कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहा है, लेकिन ये जा रहा फंड हाउस को डायरेक्टली है। तो आपके पैसे क्वांट और पराग पारित के पास है, आपने कोई भी प्लेटफॉर्म से रूट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस लिहाज से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। अगर ये प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाते हैं आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं आपसे एक चीज आगे कहूंगा कि अगर आप स्कीम्स ही खुद डिसाइड कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप फंड हाउस के साथ डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको ये प्लेटफॉर्म यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट फंड हाउस से कर सकते हैं या तो कैंप कार्वी से भी कर सकते हैं। तो उधर आपको ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एक अहम की सलाह credibility आपके लिए आती हुई हर्षवर्धन जी की तरफ से, और इन सलाहों को खास तौर पर ध्यान में रखिए। समय की पाबंदी है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हर्षवर्धन सर, इसके साथ ही कौस्तुभ सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अहम राय देने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे।